बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ला's अप्रोच टू फिजिक्स। इस सीरीज में आप सेकेंड ईयर फिजिक्स के टॉपिक्स जो है हम डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 1 एंड आई एम उमर महमूद। अगर हम चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 12 हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक को ही सबसे पहले डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक और चार्ज इन दो चीजों को डिस्कस कर लें। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ स्टडी ऑफ रेस्ट चार्जेस एंड देयर एप्लीकेशंस। कि बेसिकली रेस्ट चार्ज होता क्या है उसको हमने स्टडी करना है। हमारे पास कौन कौन से किस्म के रेस्ट चार्जेस होते हैं और फिर उनकी डेली लाइफ में हमारे पास कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिन्हें हम यूज कर रहे हैं। तो इस पूरी स्टडी को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। The branch of physics which deals with the study of rest charges and their applications is known as electrostatics. अब चूंकि फिजिक्स की इस ब्रांच में हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज को डिस्कस करना है तो हमें ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि चार्ज है क्या। बेसिकली चार्ज तब आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्रिएट होता है जब हम उसमें से इलेक्ट्रॉन को या तो रिमूव करवा लेते हैं या उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। आप जानते ही हैं। अब इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे कौन सा चार्ज आएगा, ऐड करेंगे फिर भी कोई ना कोई चार्ज आएगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि चार्ज है या नहीं है? तो चार्ज को हम इनडायरेक्टली डिफाइन करते हैं कि बॉडी सेड टू हैव चार्ज इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन एग्जिस्ट बिटवीन देम। कि अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी दो बॉडीज के दरमियान एग्जिस्ट करती है तो हम कहेंगे कि उसके ऊपर चार्ज मौजूद है। मतलब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब दोनों पे चार्ज है, या दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो इसका मतलब दोनों पे चार्ज मौजूद है। लेकिन अगर ना वो अट्रैक्ट कर रहे हैं ना वो रिपेल कर रहे हैं तो इसका मतलब उनके ऊपर चार्ज मौजूद नहीं है। तो चार्ज को हम यूं डिफाइन करते हैं कि बॉडी सेड टू हैव चार्ज इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन एग्जिस्ट बिटवीन देम। अब मैंने जैसे आपको बताया कि चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रॉन की एडिशन या फिर उसके रिमूवल से आपके पास क्रिएट होता है। तो हमारे पास चार्ज दो किस्म के होते हैं, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। अगर हम किसी भी स्पीशीज में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा लेंगे तो उससे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर आपके उसके अंदर हम किसी भी चीज पे चार्ज इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो दो टाइप हमारे पास है चार्ज की, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब अगर हमारे पास दो कोई ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके ऊपर सेम चार्जेस हैं तो याद रखें वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब दोनों या तो दो ऑब्जेक्ट हैं दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दो ऑब्जेक्ट हैं दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, अब भी वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर बट डिफरेंट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं दो चार्जेस हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे जिससे ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर आपके पास दोनों नेगेटिव होते तब भी एक दूसरे को रिपेल करते और दोनों एक दूसरे से दूर जाते। तो सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। अब अगर आप देखें दोनों चूंकि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो दोनों की जो फोर्स है, जो एरो से आप शो कर रहे हैं हम यहाँ पर, दोनों के ऊपर जो फोर्स लग रही है जिस फोर्स के अंदर ये मूव कर रहा है, दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। इसी तरह अगर दो डिफरेंट चार्जेस हैं तो अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ आएंगे। तो अब भी फोर्स है तो अपोजिट टू ईच अदर, लेकिन ये अट्रैक्शन की फोर्स है क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो चार्जेस अगर सेम होंगे तो रिपेल करेंगे, डिफरेंट होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। इसके साथ ही हम एक और टर्म भी डिफाइन करते चलें जिसे हम कहते हैं पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज को आप यूं डिफाइन करते हैं कि चार्ज whose size is very small in comparison with the distance r between them। कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं और उन चार्जेस का साइज
उन चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस से बहुत ही कम है, तो इस तरह के चार्ज को आप क्या नाम देंगे? इसे आप नाम देंगे पॉइंट चार्ज। मतलब यूं समझ लें कि पॉइंट चार्ज एक बहुत ही स्मॉल सा चार्ज होता है जिसकी आपके पास जो है वो साइज बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगा। अब हमने यहाँ पे देखा है कि हमारे पास जो चार्जेस हैं उनके दरमियान या तो अट्रैक्शन की फोर्स होती है या तो रिपल्शन की फोर्स होती है। तो अब सवाल हमारे पास यहाँ पर ये आता है कि आया ये अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स कितनी होगी और इस मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है ना। तो अब हमने इस फोर्स को स्टडी करना है, क्योंकि जब ये बात सामने आई कि हमारे पास चार्जेस पर के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स होती है, तो सबसे पहला जो सवाल ज़हन में आता है वो यही आता है कि ये फोर्स डिपेंड किस पे कर रही है, ये फोर्स कितनी है। ठीक है ना। आपके पास इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये किस किस चीज पर डिपेंड कर रही है। तो इस चीज को अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो साइंटिस्ट था जिसने इसको स्टडी किया वो था कूलम। तो कूलम ने हम इसको स्टडी किया और कूलम ने एक लॉ दिया जिसे हम उसके नाम से ही कूलम लॉ का नाम देते हैं। तो कूलम्स लॉ को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारा लॉन्ग टॉपिक है इस चैप्टर का। तो पहला तो इसको हम थोड़ा स्टडी कर लें। कूलम लॉ की सबसे पहले स्टेटमेंट, फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे। अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो कूलम लॉ की स्टेटमेंट हमारे पास सिंपल है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between two point charges is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between their centers। कोई से भी दो चार्जेस हैं हमारे पास, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, हम जनरल बात कर रहे हैं क्योंकि चार्ज सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है। तो कोई सी भी दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्केल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। दूसरी चीज कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ चार्जेस। फोर्स की डायरेक्शन उस लाइन के अलोंग होगी जिस पर चार्जेस पड़े हुए हैं। मतलब जो लाइन उनके सेंटर्स को आप मिला रही है उसी लाइन के अलोंग इसकी डायरेक्शन होगी। जैसे हम इस डायग्राम में देखें, हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक Q1 है और दूसरा Q2 है, और उनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस क्या है? स्मॉल r। याद रखें, पहली बात तो यहां पर ये पॉइंट अपने जहन में बिठा लें कि जो डिस्टेंस है वो फ्रॉम सेंटर टू सेंटर होगा, एक चार्ज के सेंटर से दूसरे चार्ज के सेंटर तक होगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि ये जो डिस्टेंस है ये किसी भी सूरत 1 फेमटोमीटर से लेस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास किसी भी एटम का जो आपके पास साइज है न्यूक्लियस, वो आपके पास 1 फेमटोमीटर है, न्यूक्लियस का जो साइज है। अब जो हमारे पास डिस्टेंस है वो 1 फेमटोमीटर से लेस नहीं हो सकता, ये इसकी लिमिट है। तो खैर दो चार्जेस Q1 Q2 उनके दरमियान कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एग्जिस्ट करेगी और इन दोनों चार्जेस के सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस है स्मॉल r। तो जो फोर्स होगी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ठीक है, फोर्स किसके इक्वल मिलेगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस and inversely proportional to r square, just square of distance between them। इसका मतलब यह है कि अगर चार्ज हम हैवी लेंगे तो फोर्स मैक्सिमम होगी, ग्रेटर होगी। अगर चार्ज वीक है, आपके पास चार्ज ज्यादा हैवी नहीं है, तो आपके फोर्स कम होगी। जितना हैवी चार्ज होगा अट्रैक्शन रिपल्शन की फोर्स उतनी ज्यादा होगी। और डिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्स रिलेशन आप जानते हैं कि अगर हम एक चीज बढ़ाते हैं दूसरी कम होती है। मतलब जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चार्जेस वो कम होती जाएगी, या फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन चार्जेस कम होती जाएगी जैसे जैसे हम डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाएंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करते हैं
तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी साइन यहाँ पे खत्म कर देंगे हम। यहाँ जब आप जानते हैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करके अगर हम इक्वल लगाएं तो साथ कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट k लगा रहे हैं, तो F इज इक्वल्स टू k Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, वेयर k इज मीडियम डिपेंडेंट है। ये k जो है आपके पास ये मीडियम डिपेंडेंट होगा, इसकी वैल्यू उस मीडियम पे डिपेंड करेगी जो दोनों चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करता है। k की वैल्यू आप k को कूलम कांस्टेंट कहते हैं और इसकी वैल्यू आपके पास होती है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट 9 इन 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की इक्वल होती है। ये इन टर्म ऑफ फ्री स्पेस, अगर फ्री स्पेस है तब आपके पास k की वैल्यू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की इक्वल होगी। और इस पूरे की वैल्यू यानी k की वैल्यू अगर हम नंबर में लिखें तो वो होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहां पर एप्सिलॉन नॉट जो है इसे आप नाम देते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसे क्या नाम देंगे? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी भी वैल्यू होती है, कांस्टेंट है ये आपके पास एक, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कांस्टेंट है फ्री स्पेस के लिए, कांस्टेंट वैल्यू होती है इसकी। तो अब जब आप ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये ऊपर वाली इक्वेशन जो आपके पास है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें पुट करेंगे, पाई आपके पास 3.14 आप जानते हैं, 4 कांस्टेंट है, तो आपके पास यही आंसर आता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट होता क्या है? एप्सिलॉन नॉट बेसिकली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और इसे आप नाम देते हैं एबिलिटी ऑफ अ फ्री, इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस टू परमिट कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। कि जो स्पेस है बिटवीन चार्जेस, जो फ्री स्पेस है बिटवीन चार्जेस या वैक्यूम है, वो कितनी कूलम फोर्स को परमिट करता है फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर चार्ज, कितनी कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को परमिट कर रहा है फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर, इसे आप नाम देते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो डिफाइन कैसे किया हमने? एबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस टू परमिट कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अब यहां पर अगर हम एक और चीज भी डिस्कस करते चलें इससे पहले कि हम आगे चलें, यहां पर एक और चीज भी मैं यहां पे बताता चलूं कि हमने यहां पे यूज किया है k की वैल्यू 1 ओवर 4 पाई। ये 4 पाई क्यों हमने यूज किया? कोई और एंगल क्यों नहीं ले लिया? 2 पाई क्यों नहीं ले लिया हमने? 4 पाई ही क्यों यूज किया? बेसिकली 4 पाई जो है ये सॉलिड एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉलिड एंगल, 3 डायमेंशनल एंगल आपके पास है। अब चूंकि हमारे पास जो चार्ज है वो एक स्फीयर शेप में कंसीडर किया जाता है, चार्ज बेसिकली स्फेरिकल है, न्यूक्लियस आप देख लें किसी भी एटम का स्फेरिकल है, एटम के अंदर जो शेल है वो आप उस दिखे थे, तो हमारे पास जो चार्ज है वो बेसिकली स्फेरिकल एक स्फीयर कंसीडर किया जाता है। तो और स्फीयर आपके बाद 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हम उसके लिए एंगल यूज करें कांस्टेंट ओवर 4 पाई, सॉलिड एंगल हम यूज करेंगे, प्लेन एंगल आप यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो खैर हमारे पास कूलम लॉ का मैग्नीट्यूड अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें ये मिलता है, और कूलम लॉ का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है? वो है सेकंड इक्वेशन, आप इस पेज पे देख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू k Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, मतलब फोर्स दो चीजों पे, 3-4 चीजों पे डिपेंड कर रही है। पहला चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे, दूसरा आपके पास किस पे डिपेंड कर रही है? डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस के, और तीसरा जो है मीडियम पे। इन 3 चीजों के ऊपर फोर्स डिपेंड कर रही है। तो हमें कूलम ने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का बारे एक फार्मूला हमें दे दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा किसी भी दो चार्जेस के दरमियान, तो वो उसने बता दिया कि चार्जेस पे डिपेंड करेगा और उनके डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। जितने चार्जेस ज्यादा हैवी होंगे उतना अट्रैक्ट फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, चार्जेस वीक होंगे तो फोर्स भी वीक होगी। इसी तरह डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा फोर्स उतनी वीक होगी, डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। और तीसरा मीडियम पे डिपेंडेंस भी है, अगर फ्री स्पेस है तो k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है, यानी 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इससे पहले कि हम इसके ऊपर मीडियम का इफेक्ट भी देखें, हम इसकी डायरेक्शन को थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इट इज एन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। एक्शन एंड रिएक्शन का मतलब म्यूचुअल फोर्स है। अब म्यूचुअल फोर्स क्या होती है? इसका मतलब यह है कि बोथ चार्जेस एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर। मतलब जितनी फोर्स Q1 Q2 पर अप्लाई करेगा उतनी ही फोर्स Q2 Q1 पे भी अप्लाई कर रहा होगा।
ठीक है, दोनों चार्जेस एक दूसरे पर इक्वल लेकिन अपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इट इज एन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। जैसे थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने देखा था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स है। जितनी फोर्स चार्ज 1 चार्ज 2 पे लगाएगा, उतनी ही फोर्स चार्ज 2 चार्ज 1 पे अप्लाई कर रहा होगा। अगर हम यहाँ पे एक सबस्क्रिप्ट लिखते हैं, बेसिकली हम कहते हैं कि F21 वो फोर्स है जो Q1 Q2 पे अप्लाई कर रहा है। तो फोर्स एक्सर्ट बाय Q1 एंड Q2। याद रखिए, जिस पे फोर्स लग रही होती है उसका जो नंबर होता है वो पहले आता है, जो फोर्स लगा रहा होता है उसका नंबर बाद में आता है। तो F21 का मतलब यह है कि 2 पे फोर्स लग रही है, लगा कौन रहा है, 1 लगा रहा है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2, और F12 जो है ये वो फोर्स है जो कि Q2 Q1 पे अप्लाई। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक Q1 है और दूसरा हमारे पास Q2 है। दोनों के दरमियान डिस्टेंस स्मॉल r है। अब Q1 जो Q2 पे फोर्स लगाएगा उसे आप नाम देंगे F21, इस तरफ है। दोनों पॉजिटिव वाले कंसीडर कर रहे हैं, रिपल्शन की फोर्स होगी इस तरफ। इसी तरह Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा वो इस तरफ होगी। अब ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगी। ठीक है, पहली बात तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होगा F21 का, ठीक है ना, F21 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। क्योंकि पहला चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। तो Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, K कूलम कांस्टेंट, और साथ डायरेक्शन के लिए हम R21 यूज कर रहे हैं जो कि अपवर्ड है। इसी तरह F12 को अगर देखें तो 12 के लिए पहला चार्ज Q2 है, दूसरा Q1 है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस R। तो इसके लिए भी मैग्नीट्यूड होगा Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इनटू K। तो ये आपके पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर R12 करेंगे जो डाउनवर्ड होगा। अब अगर हम इन R12 और R21 इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें और हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। मतलब दोनों फोर्सेस इक्वल है मैग्नीट्यूड में, दोनों फोर्सेस इक्वल है। डायरेक्शन की बात करें तो आपके पास एक फोर्स अपवर्ड है, दूसरी डाउनवर्ड है। मतलब ये कि जो यूनिट वेक्टर होंगे R21 वो अपोजिट होगा R12 के। दोनों यूनिट वेक्टर अपोजिट होंगे, एक अपवर्ड दूसरा डाउनवर्ड, या एक राइट तो दूसरा लेफ्ट, तो दोनों अपोजिट होंगे। इसका मतलब यह है कि फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो F21 इज इक्वल्स टू माइनस F2। तो दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी लेकिन अपोजिट होंगी। अब इसी चीज को समझने के लिए एक बिल्कुल रफ सी एग्जांपल मैं यहां पे आपको देता हूं, उसके बाद फिर हम उसी एग्जांपल को जो है ना वो एक्चुअल उसका आंसर भी देखेंगे। पहले मैं जस्ट रफ एग्जांपल आपको दे रहा हूं। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है Q1 जिसका मैग्नीट्यूड है 1 कूलम, दूसरा है Q2 जिसका मैग्नीट्यूड है 100 कूलम। दो चार्जेस हैं, एक का मैग्नीट्यूड 1 कूलम, दूसरे का मैग्नीट्यूड 100 कूलम, और दोनों के दरमियान डिस्टेंस है 1 मीटर। अब हमने F12 और F21 निकालना है, ये दोनों फोर्सेस निकालनी है इसमें। तो हम पहले F21 में ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, फिर F12 में ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो जब हम इन दोनों में पुट करते हैं और पुट करने के बाद इसे सॉल्व करके आंसर निकालते हैं तो हमारे पास F12 का आंसर आता है 9 × 10⁻11 न्यूटन, और F21 का आंसर आता है 9 × 10⁻11 न्यूटन। मतलब दोनों का आंसर सेम आ रहा है, ठीक है ना। मतलब अगर मैं आपको सिंपल रफ एग्जांपल दूं, मैं ये कहता हूं आपको कि हमारे पास एक चार्ज है 1 कूलम का, दूसरा चार्ज है 100 कूलम का, जैसे यहां पे लिखा हुआ भी है। 1 कूलम वाला चार्ज 100 कूलम वाले चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाता है वो है 1000 न्यूटन। जस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक चार्ज है 1 कूलम, दूसरा है 100 कूलम। 1 कूलम वाला चार्ज 100 कूलम वाले चार्ज के ऊपर 1000 न्यूटन की फोर्स लगाता है। तो आप ये बताएं 1000 कूलम वाला चार्ज 1 कूलम पे कितनी फोर्स लगाएगा। तो आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है, जितनी फोर्स पहला चार्ज लगाएगा उतनी ही फोर्स दूसरा चार्ज लगाएगा। तो इस वजह से अगर पहला चार्ज 1000 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है दूसरे चार्ज पर, तो दूसरा चार्ज भी 1000 न्यूटन की फोर्स लगाएगा पहले चार्ज पर। तो बोथ चार्जेस एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि इस फोर्स की डायरेक्शन बेसिकली होती क्या है, दोनों चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। तो अब आ जाते हैं हम इफेक्ट ऑफ मीडियम पर।
अगर हम इफेक्ट ऑफ मीडियम की बात करें तो इन केस ऑफ इंसुलेटिंग मीडियम फोर्स रिड्यूस बाय फैक्टर एप्सिलॉन आर। अगर हम दोनों चार्जेस के दरमियान कोई इंसुलेटर रख देते हैं, कोई भी पेपर रख देते हैं, कोई प्लास्टिक रख देते हैं, कोई गिलास रख देते हैं, मतलब ऐसी चीज जिसमें से करंट पास नहीं हो सकता, कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम अगर हम रख देते हैं तो फोर्स जो है वो एप्सिलॉन आर टाइम डिक्रीज हो जाएगी। कितना डिक्रीज हो जाएगी? एप्सिलॉन आर टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। मतलब आप टोटल फोर्स को एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे आप देखें हमारे पास टोटल फोर्स एफ थी, तो न्यू फोर्स आपके पास क्या होगी? एफ ओवर एप्सिलॉन आर, मतलब 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो फोर्स एप्सिलॉन आर टाइम डिक्रीज हो जाएगी। अब ये एप्सिलॉन आर बेसिकली है क्या? एप्सिलॉन आर को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और रिलेटिव परमिटिविटी को आप डिफाइन करते हैं एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू परमिट कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, कि कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को परमिट कितनी करता है मीडियम, मीडियम कितनी फोर्स को पास होने देता है अपने आप में से, तो इसे आप कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब हर मीडियम की अपनी रिलेटिव परमिटिविटी होती है। गिलास की रिलेटिव परमिटिविटी डिफरेंट है, पेपर की डिफरेंट है, प्लास्टिक की डिफरेंट है, हर मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी डिफरेंट होती है। उसी हिसाब से आपके पास फोर्स कम हो जाती है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। लेट करते हैं दो चार्जेस है हमारे पास और उन दोनों के दरमियान इनिशियली वैक्यूम है। ठीक होगी बात? दो चार्जेस हैं, दोनों के दरमियान क्या है? वैक्यूम या फ्री स्पेस। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड है 100 कूलम। कितना मैग्नीट्यूड है? 100 कूलम। तो दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस है और दोनों एक दूसरे के ऊपर 100 कूलम की फोर्स लगा रहे हैं। अब हमने उन दोनों के दरमियान रख दिया गिलास। गिलास के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है ना वो 5 से लेकर 10 तक होती है, अक्सर 4 to 10 भी होती है, डिपेंड अपॉन क्वालिटी ऑफ गिलास। हम लेट करते हैं हमारे पास जो गिलास है उसके लिए एप्सिलॉन आर है 5। एप्सिलॉन आर कितना है? 5। तो जो जब हम गिलास चार्ज के दरमियान रखेंगे तो फोर्स जो है वो 5 टाइम कम हो जाएगी। मतलब पहली फोर्स कितनी थी? 100 न्यूटन। अब कितनी हो जाएगी? 100 बाय 5, 100 को 5 पे डिवाइड कर देंगे तो आप हो जाएगी 20 न्यूटन। तो फोर्स जो है वो आपके पास रिड्यूस हो जाती है अगर हमारे पास मीडियम जो है वो क्या हो जाए, कोई भी मीडियम प्लेस की कर दे हम उसके दरमियान, चार्जेस के दरमियान, तो फोर्स उतनी ही कम हो जाएगी। तो इस तरीके से कूलम ने हमें ना सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताया बल्कि डायरेक्शन के बारे में बताया और उसकी डिपेंडेंसी के बारे में बताया कि कूलम फोर्स किस किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो ये आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन था, पहला मेन टॉपिक था चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। यहां तक आप इसको कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को मुकम्मल देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।